हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रीकांत कुमार। स्वागत है आपका सेन क्लासेस पर। तो आज संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, ये इनके सामने क्या चुनौतियां हैं, ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें वरना उलझन में पड़ जाएंगे। और हम पिछली वीडियो में हम बताया कि संघीय का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्या भारत में संघीय व्यवस्था है तो क्यों। ये सब बातों को हम पिछली क्लासों में डिस्कस किए थे। अगर नहीं देखें तो ज़रूर देखें। और आज बात करेंगे संघीय व्यवस्था कैसे चलती है या उनके सामने क्या चुनौतियां हैं। तो भारत में संघीय व्यवस्था का कारगर हुई है, इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का नहीं है, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र का होना भी जरूरी है। लोकतांत्रिक राजनीति चरित्र के कहने का मतलब है कि यहाँ निष्पक्ष चुनाव का होना, लोग आसानी से सत्ता में भागीदार हो सकते हैं। इससे संघीय व्यवस्था को काफ़ी मजबूती मिलती है। तो संघीय व्यवस्था के सामने चुनौतियां भी हैं। जैसे पहली चुनौती कि भाषाई राज्य। भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो उस टाइम इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती भाषाई राज्य की थी, क्योंकि भारत विविधताओं का देश था। और जहां हम पिछली कक्षाओं में देखे थे कि बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण लेकर समझे थे कि बेल्जियम में सिर्फ दो ही भाषी लोग थे, फ्रेंच और डच, जिसमें काफ़ी विवाद हो गया था। और श्रीलंका में सिर्फ दो ही सिंहली और तमिल थे, उसमें भी काफ़ी विवाद हो गया था। भारत में तो भाषाओं का भंडार है, या यूँ कहें कि भाषा और संस्कृति भारत से ही पनपती है। तो यहाँ संघवाद को स्थापित करना बहुत बड़ी चुनौती थी। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को भाषा के आधार पर विभाजित करने की मांग काफ़ी जोरों पर थी। तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। वास्तविक बात है कि भारत में 1511 मातृभाषाएं हैं। अगर इन भाषाओं पर सबको प्रांत को विभाजित करना स्टार्ट कर दें तो 511 स्टेट और अन्य क्षेत्रों का भी उदय हो जाएगा, जो काफ़ी प्रशासनिक और एकीकृत करने की दृष्टि से काफ़ी दुर्बल कड़ी होगी। तो एक भाषा, लेकिन हमारे नेताओं ने कुछ प्रांतों को भाषा और सांस्कृतिक आधारों पर विभाजित कर दिया, क्योंकि ये उस समय की मांग भी थी और एक प्रकार के ठीक भी था। एक भाषा बोलने वाले एक राज्य में आ जाएं, जैसे बंगला, तमिल, आंध्र प्रदेश, ये सब एक राज्य में रहते हैं। और कुछ सांस्कृतिक भूगोल अथवा जनजाति के आधार पर नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड को अलग किया गया। इससे प्रशासन भी पहले के अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया। तो और दूसरी चुनौती थी कि भाषा नीति। एक अच्छी भाषा नीति का होना लोकतंत्र के लिए काफ़ी अच्छा होता है। भाषा नीति अगर पूरे भारत में सिर्फ हिंदी भाषा को थोप दिया जाता और हिंदी भाषा सिर्फ 40% लोग बोलते हैं, तो उसे 60% लोग कहाँ जाएं। इसलिए संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, बल्कि हिंदी को राजभाषा माना गया, जो हिंदी में ऑफिशियल लैंग्वेज है, कि हिंदी में कामकाज होगा, सरकारी कामकाज होगा। पर हिंदी सिर्फ 40% बोलते थे, फिर भी प्रमोट किया गया हिंदी को। लेकिन और जबकि संविधान के अनुसार अंग्रेजी को 1965 में बंद होना था, क्योंकि अंग्रेज से आया था और हिंदी लोग अंग्रेजी का काफ़ी विरोध करते थे। और गैर हिंदी भाषी लोग जानते थे कि अगर अंग्रेजी को हटा दिया जाए तो फिर हम लोग पे हिंदी थोप दिया जाएगा, जो कि काफ़ी उग्र विरोध किया। जिससे सरकार ने यह निर्णय लिया कि केंद्र में हिंदी और संस्कृत दोनों को शामिल किया जाएगा, जिससे विवादों को सुलझाया गया, वरना श्रीलंका जैसी स्थिति अपनी भी हो जाती। केंद्र राज्य संबंध। संघीय व्यवस्था में सरकारें दो स्तर पर होती है, एक केंद्र और राज्य, और दोनों के बीच में मधुर संबंध होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक संघवाद की नींव ही केंद्र और राज्य के संबंधों पर टिकी होती है। अगर केंद्र अलग नीति अपनाए, राज्य अलग नीति अपनाए, एक दूसरे का सम्मान ना करें, तो फिर संघवाद कमज़ोर पड़ जाएगी और कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा इनका।
तो स्टार्टिंग में काफ़ी समय तक तो देखते हैं कि केंद्र राज्य संबंध का पहले यानी स्वतंत्रता के बाद क्या स्थिति थी और वर्तमान में केंद्र और राज्य संबंध कैसे काम करते हैं। तो स्टार्टिंग में एक ही पार्टी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। तो केंद्र और राज्य के बीच में ज़्यादा मतभेद की स्थिति उत्पन्न नहीं होती थी। लेकिन जब सरकारें अलग अलग बनने लगे यानी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में बीजेपी या अन्य क्षेत्रीय दलों की सरकार बनना प्रारंभ हुआ, तो अब केंद्र और राज्य के बीच में टेंशन विवाद उत्पन्न होना प्रारंभ हो गया। जिसे केंद्र सरकार राज्यों के अधिकार को अनदेखी करने की कोशिश करती थी, उसे कम पैसा दिया जाता था, उनकी बातों को नहीं सुना जाता था, जबकि और संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकार को भंग कर देते थे कि आप अच्छे से सरकार नहीं चला पा रहे हैं, आपकी नीति ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह करके विपक्षी दलों की सरकार को भंग कर दिया, बर्खास्त कर दिया जाता था, जो कि संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। 1990 के बाद क्षेत्रीय दलों के उदय और गठबंधन की सरकार की शुरुआत होने से केंद्र और राज्य के बीच में मधुर संबंध उत्पन्न हुए, क्योंकि गठबंधन की सरकार में सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं और क्षेत्रीय दलों के उदय होने से एक दूसरे आदर करने की नई संस्कृति पनपी, जिससे आज यानी केंद्र राज्य का संबंध आज की तुलना में काफ़ी प्रभावी था। भले ही स्टार्टिंग में थोड़ा विवाद हुआ था, लेकिन आज के समय में केंद्र और राज्य का संबंध काफ़ी अच्छे हुए। ऐसे संघवाद काफ़ी मजबूत होता है, क्योंकि बराबर हम कह रहे हैं कि संघवाद की नींव केंद्र और राज्य के बीच संबंधों पर टिकी होती है। अगर केंद्र और राज्य अच्छे से कार्य करें तो फिर संघीय व्यवस्था काफ़ी मजबूत होगी। भारत में विकेंद्रीकरण। भारत विविधताओं का देश है, जहां हमने बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण लेकर समझे थे कि छोटे छोटे देशों में इतनी सारी समस्याएं थी, जबकि भारत में अकेले एक प्रांत उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से रूस के बराबर है और महाराष्ट्र जर्मनी के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ 2 स्तर पर सरकारें चलाना ठीक नहीं होगा, उसको अगर बांट दिया जाए तो और बेहतर हो जाता है। तो इसी कदम में भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है कि एक स्थानीय लेवल पर सरकार होगी। स्थानीय सरकारों को राज्य से कुछ शक्तियाँ मिलेगी, केंद्र से कुछ शक्तियाँ मिलेगी, जिससे वो अच्छे रूप से काम कर पाएंगे। तो स्थानीय सरकार को ज़्यादा स्वतंत्र और अच्छे सुचारू रूप से चलाने के लिए 1990 में एक नीति पारित की गई, जिसमें स्थानीय सरकार का चुनाव नियमित समय पर होगा। इसमें SC, ST, OBC के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित था। पंचायत और नगर पालिका का चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाती है, जो कि काफ़ी निष्पक्ष होती है। इससे लोग स्थानीय सरकार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। राज्य अपना राजस्व का कुछ हिस्सा स्थानीय सरकार को देती है और स्थानीय सरकार में ग्राम लेवल पर एक पंचायत होता है और शहर में नगर पालिका। ये दोनों अपने स्थानीय सरकारों पर स्थानीय क्षेत्रों में काम करती है। इससे क्या होता है कि स्थानीय सरकार की काफ़ी विशेषताएं हैं कि लोगों को भी लगता है कि हाँ, हम लोकतंत्र हैं, और वो सत्ता में आने के लिए स्थानीय लेवल से ही अपने उत्सुक प्रवृत्ति के होने के कारण स्थानीय लेवल पर चुनाव लड़ते हैं और फिर लोकतंत्र में भागीदार लेते हैं। तो आज संघीय व्यवस्था कैसी चलती है, इनके सामने क्या समस्याएं, इनको देखा, केंद्र राज्य के संबंध के बारे में जाना और भारत में विकेंद्रीकरण के बारे में जाना। तो आपको अगर ये टॉपिक पसंद आए तो कृपया प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।